नमस्कार। अक्ष एडो पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज के तहत 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही रसगुल्ला टाइप प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और इसका आसान सा जवाब है 5 जून। ये देखिए बैनर भी लगाया हुआ है हमने, 5 जून गो ग्रीन। देखिए ऐसे तो इसको ऐसे ही रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। भारत में मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखो ये वैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन मैं आपको याद करने की वजह से ऐसे ही बता रहा हूँ बस। मई में बहुत भारी गर्मी झेलने के बाद जब आप जून में जाते हो तो जून में 4 दिन में ही आपको यह बात याद आ जाती है कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमें पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए, कुछ पेड़ पौधे लगा लेने चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद रख लो। फिर 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मना लेते हैं। ठीक है, आपको एक याद करने का मैंने तरीका बताया। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान का मतलब है जहाँ पर शोध होती हो वनों को लेकर। इसका उत्तर है देहरादून, उत्तराखंड। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1991 में यूजीसी ने इसको अप्रूव कर दिया था, मान्यता दे दी थी। ठीक है, ये तो इसकी कहानी रही है। अब इसको अब कैसे याद रख सकते हो? देखिए 1906 में उस समय अंग्रेज़ों का शासन रहा होगा भारत में, तो अंग्रेज़ों की कुछ जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी, जैसे ख़ास तौर से हिल स्टेशन, जिनमें नैनीताल, शिमला, डलहौजी, श्रीनगर और देहरादून। अब ये जो जगह बताई हैं इनमें आप देखिए कि जंगल कहाँ पर पड़ता है। क्यों? अनुसंधान आपका वन में ही होगा, वन अनुसंधान होना तो वन में ही होगा। तो इसका जवाब मिलेगा वन कहाँ पर है, एक तो देहरादून में है और एक नैनीताल में है। नैनीताल में कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपने सुना होगा। ठीक है, देहरादून में कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। देहरादून से राजाजी नेशनल पार्क है 16 किलोमीटर दूर, और नैनीताल से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क है 64 किलोमीटर दूर। अब देखिए अंग्रेज़ों ने देहरादून ही क्यों चुना? तो उसका कारण शायद ये रहा होगा कि एक तो देहरादून से दूरी कम है, 16 किलोमीटर दूरी पर ही जंगल है। ठीक है, जबकि नैनीताल से 64 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरा, देहरादून का जो रास्ता है वो सीधा और सरल है, नैनीताल का रास्ता बड़ा ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने देहरादून चुना होगा। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। ये 3 या 4 प्रश्न एक जैसे हैं बिल्कुल, बस आपने ये समझ लिया ना, बस उसके बाद आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी में होता क्या था? यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। ठीक है, अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो रहे होंगे उस समय, अभी कहानी कब की है? ये भी 1938 की है। उस समय पर भी शासन किनका रहा होगा? अंग्रेज़ों का शासन रहा होगा। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया था 1987 में। क्या रख दिया था? इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी। इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में। देखिए अब इसमें होता क्या था, इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। याद रखना, ऑफिसर्स को। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के समय की बात है तो उस समय ऑफिसर्स कौन रहे होंगे? अंग्रेजी रहे होंगे। इसी तरह से शोध की बात थी तो शोध भी किन लोगों ने किया होगा उस टाइम पे? जो शोध करते हुए वैज्ञानिक होंगे वो भी अंग्रेजी रहे होंगे। भारतीयों को उस समय इतना मौका नहीं मिलता था। ठीक है, ये आपको पता ही होगा जी। अब इसकी बात रखने की बात जब आई होगी तो हमारा जब पहले से ही शोध संस्थान देहरादून में मौजूद है। ठीक है, तो इसको भी उसी के पास रख दिया था देहरादून में। इसको आप ऐसे मान के चलें। ठीक है, शायद रहा भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब इसकी जो स्थापना 1938 में आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका जो नाम बदला है, इसका नाम पहले था भारतीय वन महाविद्यालय, इसका नाम बदल के कर दिया इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी। कब बदला था? 1987 में। नाम किस पे रखा है? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर। आपको पता ही है इंदिरा गांधी जी की जो हत्या कर दी थी वो हो गई थी 84 में हुई थी। ठीक है, 84 में। उसके बाद
जो शासन रहा था उन्हीं के पुत्र श्री राजीव गांधी जी का रहा था। कब से? 84 से लेकर 89 तक। अब इसका जो नाम बदला गया है उन्हीं के कार्यकाल में बदला गया है, और लगभग इसके मिड में, उनके कार्यकाल के मिड में, यानी कि 87 आप देखोगे तो लगभग इतना ही बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी माता जी के याद में उसका नाम परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शोध संस्थान हो गया, और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने वाला संस्थान वान की अकेडमी भी देहरादून में हो गया। अब बात आती है सर्वेक्षण की, भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसके द्वारा सर्वे किए जाते हैं। ठीक है, वो भी कहाँ पर है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ठीक है, हालांकि अंग्रेजों के बाद हुई थी, लेकिन जब हमारा वहाँ पर शोध संस्थान उपस्थित है और वन अकेडमी वहीं पर उपस्थित है, तो सर्वे भी का काम उन्हीं को दे दिया। ठीक है, उसी के पास इसको भी रख दिया। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? ये इनसे थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। अब जहाँ पर ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो प्रबंध की समस्या वहीं ज़्यादा आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको भोपाल में खोला गया, मध्य प्रदेश की राजधानी में ही। इसको आप इस तरह से याद रखें। कब खोला गया था? 1984 में। और 1988 में यहाँ पर एक पीजी डिप्लोमा की शुरुआत हुई थी, जो 2 वर्ष का था। 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद रखें। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आपको नियमित अंतराल के बाद देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब देखते इसको देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, इसको हम एक बार नीचे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब पहले वो समझ लेते हैं कि वो कौन सी गैसें हैं जो वातावरण को बढ़ा देती हैं। तो देख लीजिए, इन्हीं गैस को क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, अब वो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं हमारी पृथ्वी पर? ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं और उनके स्रोत वो आती कहाँ से हैं। आइए, तो पहली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। यह उद्योग धंधे एवं वाहनों से प्राप्त होती है, मिलती है, वातावरण में आती है। ठीक है, जो धुआं होता है, जो धुआं वाली चीज़ें, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, और अगली वाली गैस है मीथेन। ये कहाँ से आती है? कृषि और पशुपालन से। कृषि से कैसे? जहाँ भी खेत में जब पानी करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करता है मीथेन का। इसलिए कभी कोई प्रश्न पूछता है धान के खेत से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो उसका जवाब होगा मीथेन का। अगला जो स्रोत है इसका, पशुपालन। जब पशु बैठकर जुगाली करते हैं तो वो भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? मीथेन से थोड़ा सा जो वॉइस आ रहा, मीठा मीठा, इस तरह का कोई जो मीथेन मीठा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब धान के खेत से क्या मिलता है? चावल। चावल की बनती है खीर, खीर भी मीठी होती है। पशुपालन से क्या मिलता है हमें? दूध। दूध भी हम मीठा करके ही पीते हैं। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मीथेन से किससे मिलती है? कृषि से और पशुपालन से। कई बार पूछता है कि धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो उसका जवाब मीथेन होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली गैस है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये किससे मिलती है? रेफ्रिजरेटर इसको उत्सर्जित करता है, जिसको हम फ्रिज कहते हैं। कभी कभी हिंदी में शीतलक भी आ जाता है, तो आप उसको कंफ्यूज ना हो। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, फ्रिज में आता F और CFC में भी F आ रहा है। ठीक है, इससे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। एक बार ध्यान से देख लेना, इसमें कोई कन्फ्यूजन या मिक्स होने वाली चीज़ें कुछ नहीं है। एक बार आप ध्यान से याद कर लोगे तो फिर आपको याद ही रहेगा, भूलोगे नहीं इसको। अगली गैस है वाष्प। वाष्प का आपको पता ही है, भाप होती है। नदियाँ और तालाब से पानी से भाप बनकर हवा में चली जाती है। ठीक है, और 5वीं है ओजोन। उसको देखते हैं नीचे। ओजोन, ओजोन किससे मिलती है? बिजली संयंत्र से, औद्योगिक बॉयलर से और कार आदि से। ठीक है, टोटल 5 गैसें हैं मुख्यतः। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, जल वाष्प और CFC। ठीक है, एक बार क्रम में बता देता हूँ मैं आपको। क्रम को इसको ऐसा कैसे आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। ठीक है, ये तो हमने समझी ग्रीन हाउस गैसेज। अब किस तरह से अब तापमान को बढ़ा देती हैं, हम इसको इस चित्र से समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जो आपको स्पष्ट नजर आए। देखिए, ये सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो ग्रीन हाउस गैसेज ने एक लेयर बना ली है ये। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से सूर्य की किरण आती हैं, पीले कलर की जो आ रही हैं। ठीक है, अब जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है या घनी आबादी है, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज मिलेंगी। क्यों? वहाँ पर पशुपालन भी होगा, कृषि भी होगी, उद्योग धंधे भी होंगे, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी होगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी और बिजली संयंत्र वगैरह, जिससे ग्रीन हाउसेज गैसेज हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, वातावरण में आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो सिर्फ उसी क्षेत्र में ग्रीन हाउसेज ने क्या किया, एक घनी लेयर बना दी है, बहुत इतनी घनी कि किरणें, उससे सूर्य की किरणें आती तो हैं पृथ्वी पर, लेकिन वो टकरा कर वहाँ पर वापस नहीं जा पाती, इसलिए वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। और बाकी क्षेत्रों में जैसे पहाड़ों पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किरणों को वो नहीं रोक रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी घनी लेयर नहीं बनी है ग्रीन हाउस गैसेज की। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा पहाड़ों पर गर्मी उतनी नहीं होती है। अब शहर में जो गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पर घनी आबादी होती है, ज़्यादा कारखाने, ज़्यादा वाहन चलते हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ये आपने अक्सर देखा ही होगा। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आप अच्छी तरह से ग्रीन हाउस गैसेज का प्रभाव समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका जवाब होगा जो जो प्राणी विलुप्त होने के कगार पर हैं उनकी सूची है। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। ठीक है, जो प्राणी, जो जीव विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनकी एक सूची है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, अब इसे जारी करने वाली संस्था का नाम आप देख लें, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जी, अब आपको दिखेगा सही। इसे जारी करने वाली संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये इसको जारी करता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, इसको आप देख लेना। यहाँ पर मैंने रेड डाटा बुक पर दिखाई हुई है, आप देख लें, ये है। ठीक है, इस पर जीव जंतु से छप रहे हैं, इससे आप समझ सकते हो कि जीव जंतुओं से संबंधित ही है। ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी एक सूची होती है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। अब मुझे लगता है कि आप इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? इसका जवाब है अहमदाबाद। इसकी जो स्थापना है 1984 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, इसको आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, लेकिन क्या होगा, हो सकता है आप इसे भूल जाओ, कन्फ्यूजन रहे। तो एक इसका मैं हिंट बता देता हूँ आपको। पर्यावरण की शिक्षा है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? जब हमें शिक्षा मिलेगी तभी हम पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पर्यावरण है तो जीवन है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। अहमदाबाद से आप क्या निकालोगे? अहम। पर्यावरण की शिक्षा बहुत ही अहम है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये अगला प्रश्न देखिए, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में कौन सा पशु लिया जाता है? इसका जवाब होगा पांडा। देखिए, ये वाला होता पांडा। पांडा कह भी रहा कि मैं, ठीक, मुंह खोल के। ठीक है, मुझे लग रहा है इसको नहीं भूलेंगे आप, इसको ऐसे ही देख लेना, याद कर लेना, पांडा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? इसका जवाब होगा KM मुंशी। ठीक, जिनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ये कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, और कहीं कहीं इसका 4 जुलाई भी लिखा था ऑप्शन में, तो आपने 4 जुलाई ही करना है। ठीक है, KM मुंशी तो आप याद कर लेना, आप नहीं भूलोगे, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इनका पूरा नाम भी याद कर लेना। अब दिक्कत आती है कि ये मनाया कब जाता है, क्योंकि दिवस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है आप भूल जाओ, तो इसको एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको, जो वास्तव में वैसा ही होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पेड़ लगाए जाते हैं। वन महोत्सव पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। देखोगे आप, जुलाई के महीने में सभी ग्राम प्रधानों को आदेश थे कि आप जो है पेड़ लगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और स्कूलों में भी आदेश थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाएं। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही, क्योंकि उस समय मानसून का आगमन होता है और इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है।
तो उस समय अगर पौधे लगाए जाएंगे मानसून के समय पर, तो उसके जीवित रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके 3-4 महीने बाद तक बारिश होती रहती है, और उस समय वो अगर एक बार संभल गई तो फिर जीवित रहने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब के एम मुंशी कौन थे, कब से शुरुआत हुई थी? ये के एम मुंशी जो 1950 के दशक में कृषि मंत्री थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, भारत सरकार में कृषि मंत्री थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इसका जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। ठीक है, ये एसिड रेन बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ताजमहल के संगमरमर के साथ में क्या कर लेता है, प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया कर लेता है, ठीक, रिएक्शन, और उसको नुकसान पहुंचाता है। अब इसको समझेंगे आगे। इसमें आता है एक वर्ड अम्ल वर्षा। तो पहले हम समझ लेते हैं अम्ल वर्षा क्या होती है। अगर आप अम्ल वर्षा समझ गए तो अम्ल वर्षा नीचे आती है और वो ताजमहल से टकराती है तो उसका क्षरण करती है। ठीक है, वो आप समझ जाओगे। पहले समझ लेते हैं अम्ल वर्षा क्या है। इसमें लिखा हुआ पृथ्वी पर मोटर वाहनों के धुओं और कारखानों की चिमनियों के धुओं से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। ये गैसें वायुमंडल में ऊपर उठती हैं एवं वर्षा के समय वर्षा के जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। ये अम्ल जब वर्षा जल के साथ भूमि पर आता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें लिख भी रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे किससे निकलती हैं? धुआं से निकलती हैं, मोटर वाहनों और कारखानों से। ठीक है, हवा में चली जाती हैं ऊपर, और ये वायु उसके वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती हैं? SO2 तो बना देगी सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बना देगी NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और जब भी बारिश होगी तो बारिश के साथ में क्या करेगा, ये नीचे आ जाएंगी। और देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि बारिश के साथ में H2O और HNO3 ये वाला देखिए बारिश के साथ में नीचे आ रहे हैं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए आप पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो नष्ट हो चुके हैं, और यहाँ से NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और पानी भी यहाँ से जा रहा वेपर होके। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते होंगे, इसे तेजाब कहते हैं, जो कि घरों की बैटरी में प्रयोग होता है। बहुत ही खतरनाक एसिड है। उसी तरह खतरनाक एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और जब ये बारिश के साथ नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में ही ताजमहल को भी, जिसके कारण वो पीला हो रहा। अब आप समझ गए होंगे। चलो अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है CNG की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, CNG आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसका जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप इसको सीधा सीधा याद रख लें, इसमें कोई भूलने या कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसको आप सही करके आओगे। ठीक है, ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में जो और इससे अगली की प्रश्न है वो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, एक इसके पैरेलल में मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें वीडियो लगातार आते रहेंगे, और इस साथ ही पर्यावरण के भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।